एपिसोड 17 की शुरुआत बाइजू और जिन के किसिंग सीन से होती है, जहां बाइजू किसी तरह उसे मना ही लेता है। दरअसल जब जिन क्विंशेंग के साथ बाइजू के बारे में इमोशनली बात कर रही थी तो बाइजू छत पर खड़ा हुआ था और उसने सारी बातें सुन ली थी और उसे समझ आ गया था कि जिन उससे कितना प्यार करती है। इसी बीच वो उसके साथ प्रॉमिस भी करता है कि जिन के मरने के बाद वो खुद को खत्म नहीं करेगा। फिर ये दोनों क्विंशेंग और रियूफेंग पर इल्जाम डाल देते हैं और आपस में पैचअप कर लेते हैं। इधर सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो क्विंशेंग डॉक्टर को कहता है कि तुम्हारे पार्टनर को तो कोई और ले गया, लेकिन तुम फिर भी चिल कर रहे हो। जिस पर डॉक्टर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और वैसे भी रिलेशनशिप के एफर्ट्स म्यूचुअल इंटरेक्शन पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। इस बीच वो क्विंशेंग को कहता है कि शायद तुम्हारा प्लान फेल हो गया और शायद इसीलिए तुम इतने परेशान दिख रहे हो। तो क्विंशेंग कहता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसे चूज करता है। अब बातों ही बातों में इनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले दिन ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो बाइजू रियूफेंग के आगे से प्लेट उठाकर जिन के आगे रख देता है, क्योंकि इनकी लव केयरिंग एक्टिविटीज दोबारा से शुरू हो गई थी। पर क्विंशेंग और रियूफेंग से ये सब देखा नहीं जा रहा था और ये दोनों फटाफट खाना खाकर बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी बाहर आते हैं। लेकिन बाइजू जिनकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ये दोनों इनका ये ड्रामा देखकर जेलस हो रहे थे। फिर वो कंपनी में जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है तो रियूफेंग एकदम से गाड़ी भगा लेता है, जिस कारण बाइजू जिनको अच्छे से बाय नहीं बोल पाता। खैर आगे हम जियो को देखते हैं जिसकी डेथ हो चुकी थी और उसके फेस पर भी वही अजीब से मार्क्स आ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर जिन को भी जियो की डेड बॉडी दिखाता है और पूछता है कि क्या जियो को लिवर कैंसर के अलावा कोई और बीमारी भी थी। तो जिन कहती है कि नहीं, ये मार्क लिवर कैंसर की वजह से नहीं हुए हैं। फिर वो तुरंत ही ऑफिसर सू को इस बार में बता देती है, जिसके डिपार्टमेंट के लोग जियो की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं। इसी बीच जिन डॉक्टर इनको बताती है कि जियो की बेटी ने जियो को एक रेयर मेडिसिन दी थी, जिसके खाने के बाद वो स्किज़ोफ्रेनिक हो गई थी। फिर जिन घर आ जाती है और बाइजू को जियो की बॉडी पर मौजूद उन मार्क्स की फोटो दिखाती है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे थे, वो लोग इस मेडिसिन को अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि इस बार ये मार्क्स काफी बड़े हैं। तो बाइजू उसी कहता है कि वो भी लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो भी और लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन डराने वाली बात यह है कि लोगों को उन पर अभी भी विश्वास है और वो लोग सोचते हैं कि वो ह्यूमन मेडिकल हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात हो जाने के बाद जिन से बताती है कि मुझे डॉक्टर लिन के साथ वॉलंटियर एसोसिएशन में जाना है और इतना सुनते ही बाइजू जेलस फील करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जिन ने सभी कोवर्कर्स के साथ मिलकर बॉडी डोनेशन कैंप लगाया हुआ था, जहां ऑफिसर सू अपने ब्लाइंड बेटे के साथ आता है। ये दोनों आपस में नॉर्मली बात करते हैं। इसी बीच डॉक्टर लिन भी यहाँ पर आ जाता है। जिन डॉक्टर को पूछती है कि क्या आप सू को जानते हो, तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैंने कल रात उसे जियो की बॉडी ट्रांसफर की थी और हम दोनों अक्सर वीचैट पर बात करते हैं। इसी बीच सू डॉक्टर को ऑर्गन डोनेशन के प्रोसेस के बारे में पूछता है और जिनसे एक फॉर्म लेकर उसे फिल करने लगता है। उसका बेटा उससे पूछता है कि आप कौन सा ऑर्गन डोनेट करने वाले हो, तो सू कहता है कि मैं अपनी आईज डोनेट करूंगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आंखें तुम्हारे काम आ सकती हैं और तुम दोबारा इस दुनिया को देख पाओगे। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी आंखें उसके काम आए, क्योंकि हम इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते। जिस पर सू कहता है कि मुझे पता है, मैं तो बस उसे खुश करने के लिए कर रहा था। खैर आगे जिन सू को अपना नंबर देते हुए कहती है कि अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इसी बीच वो ये भी कहती है कि मुझे डाउट है कि वो स्पेशल ड्रग बनाने वाली टीम सिर्फ पेशेंट्स पर ही एक्सपेरिमेंट कर रही है और क्या आप लोगों ने जियो की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। जिस पर सियो कहता है कि उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जिसके बाद सू क्विंटो से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम उस बस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा फ्रेंड भी इन्वॉल्व है और तुम लोगों ने झूठी गवाही भी दिलवाई है। तो क्विंटो कहता है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरे भाई का फ्रेंड है और उसी के कहने पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो सू उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इस मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं इस मैटर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ और अपने भाई को बता देना कि हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। जल्दी उसे उसका जवाब भी मिल जाएगा। जिसके बाद ऑफिसर सू वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसके पास किसी की कॉल आती है। वो उस कॉल को पिक करता है और उस पर्सन पर चिल्लाने लगता है कि अगर तुमने उस बच्चे के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच वो उस हॉस्पिटल की डॉक्टर को देखता है जिसमें एक्सीडेंट के दौरान बाइजू एडमिट था। उसे देखकर ऑफिसर सू तुरंत अपनी गाड़ी उस बंदे के पीछे लगा लेता है, लेकिन इससे पहले सू उसे पकड़ पाता है। एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिस कारण से सू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है और वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में था। अगले दिन क्विंटो बाइजू से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने ऑफिसर सू से बात की थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकता है।
तो बाइजू भी उसे बताता है कि वो लोग मेडिसिन को अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए डेड बॉडीज पर डिफरेंट साइजेस के मार्क्स आ रहे हैं। और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम क्वान को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी का मेकअप कर रहा था, पर तभी एक डॉक्टर उसके पास आता है और देखता है कि क्वान ने उस डेड बॉडी का मेकअप अच्छे से नहीं किया होता, बल्कि वो अपनी फोटो से भी डिफरेंट लग रही थी। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुमने कैसा मेकअप किया है। तो क्वान कहता है कि मैं जिन की तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, और वैसे भी वो एक लड़की है, इसलिए इतने अच्छे से मेकअप कर लेती है। ये सुनकर डॉक्टर उस पर चिल्लाता है और फटाफट काम खत्म करने को बोलता है। जिसके बाद हम जिन और बाइजू को देखते हैं जो कि नॉर्मली बात कर रहे थे, और इन्हें अभी तक इस बात के बारे में नहीं पता था कि ऑफिसर सू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगले दिन जिन की मुलाकात ऑफिसर सू की वाइफ वैन से होती है। वैन उसे विजिटिंग कार्ड दिखाती है जो कि जिन ने डोनेशन कैंप के दौरान सू को दिया था। साथ ही साथ वो उससे पूछती है कि इस कार्ड पर तुम्हारा नंबर क्यों है और तुम्हारे और सू के बीच में क्या चल रहा है। तो जिन उसे समझाती है कि तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि डोनेशन कैंप के हर कार्ड पर मेरा नंबर है ताकि डोनर्स मुझे आसानी से कांटेक्ट कर सके। फिर वो उसे बताती है कि सू को एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर जिन काफी शॉक हो जाती है, और साथ ही साथ वो जिन को ये भी बताती है कि जब मैंने हॉस्पिटल की फीस पे करने के लिए उसके बैंक से पैसे निकाले तो मुझे पता चला कि सू हर महीने किसी को पैसे भेजता है और उसके पास एक और सेल फोन भी है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे चीट कर रहा है। अब जेन उसे यहाँ पर चेयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि वो कौन है जिसे सू पैसे भेजता है। तो जिन कहती है कि मुझे भला इस बारे में कैसे पता होगा, और तुम जाकर उस पर्सन की अकाउंट डिटेल्स चेक क्यों नहीं कर लेती। जिस पर वैन कहती है कि मैंने पता लगाया था और वो कोई लेडी ही है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में सही से नहीं पता, इसीलिए मुझे तुम्हें पर शक हो रहा है। अब जेन उसे काफी समझाती है कि मेरा सू के साथ कोई भी अफेयर नहीं है और वो लेडी कोई और होगी, इसीलिए तुम मेरी जगह उसे ढूंढो। पर वैन उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम्हारा नाम झूठा भी हो सकता है और तुमने जरूर किसी एजेंट को इस काम के लिए रखा होगा ताकि तुम सू से पैसे रिसीव कर सको। इसी बीच ये भी क्लियर हो जाता है कि वो छोटा बच्चा सू का अपना बेटा नहीं है, बल्कि उसने अडॉप्ट किया हुआ है। तभी रियूफेंग यहाँ पर आ जाता है और जिन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वैन उसे रोकती है और कहती है कि तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो रियूफेंग झूठ बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और हम थोड़ी जल्दी में हैं, इसीलिए तुम इसे परेशान मत करो। फिर वो जिन को लेकर अपनी गाड़ी के पास आता है जिसमें बाइजू बैठा हुआ था। दरअसल बाइजू को पता चल चुका था कि सू का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद ये तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां शांग जिन को बताती है कि सू की हालत काफी क्रिटिकल है और उसकी आखिरी विश है कि वो अपनी आंखें अपनी बेटी को डोनेट करे। पर डोनेशन के लिए पेशेंट की खास रिलेटिव के साइन चाहिए, लेकिन सू की वाइफ साइन करने के लिए रेडी नहीं है। जिन भी उसे बताती है कि उसकी वाइफ मुझे भी मिलने आई थी और वो समझ रही है कि मेरा सू के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सू ने कोमा में जाने से पहले मुझे कॉल की थी, लेकिन किसी वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर पाई और जब मैंने वापस उसे कॉल लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया और मैं नहीं जानती थी कि उसने इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मुझे कॉल किया होगा। दूसरी तरफ क्विंशेंग अपने डॉक्टर से मिलने आया होता है। वो उसे बताता है कि वो जिन को पसंद करने लगा है और उसकी एब्सेंस अब उसे वियर्ड लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि ये पहली बार हुआ है जो तुमने किसी को अपना दोस्त बनाया है। खैर अपनी बात कंप्लीट करके क्विंशेंग बाहर आ जाता है, जहाँ रास्ते में उसे डॉक्टर लिन मिलता है जो उसे कुछ मास्क गिफ्ट करता है। तो क्विंशेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ, जिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुम्हें भी अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानता हूँ। हालांकि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन तुम ऑनेस्ट और एक गुड पर्सन हो। इसी बीच वो उसे साथ में कुछ पीने के लिए कहता है, तो क्विंशेंग मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ड्रिंक तो मैं भी नहीं करता, लेकिन हम साथ में कॉफी पी सकते हैं। जिसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि सू से मिलने के बाद वापस जा रही थी। तभी वैन उसके पास आ जाती है, जिसे देखते ही जिन कहती है कि मैं सिर्फ सू से मिलने के लिए आई थी और ये बात तुम डॉक्टर शेन से भी पूछ सकती हो। इसी बीच वैन जिन को सू की फोटो दिखाती है जिसमें उसने उसी बच्चे को गोद में लिया हुआ था, और यहाँ हमें पता चलता है कि सू शादी से पहले ही उस बच्चे के साथ रह रहा था। इसीलिए वैन जिन पर शक कर रही थी कि शायद वही उस बच्चे की माँ है, क्योंकि जिन काफी दिनों से सू के कांटेक्ट में थी। पर अब किसी तरह से वैन को समझ में आ जाता है कि जिन वो लड़की नहीं है। वो उसे कहती है कि अगर तुम ही वो लड़की होती तो मैं तुम्हारी अच्छे से पिटाई कर देती। तभी क्विंशेंग यहाँ पर आ जाता है और वो वैन को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो। ये देखकर वैन जिन को कहती है कि अरे वाह, तुम तो खिलाड़ी निकली जो एक ही टाइम में दो लड़के को डेट कर रही हो। तो जिन क्विंशेंग को साइड में लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें भला ये बोलने की क्या जरूरत थी, और उसे तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी, इसीलिए तुम बीच में मत आओ। फिर वो वैन को कहती है कि सू फिलहाल काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और भले ही उसने तुम्हारे साथ चीट किया हो, लेकिन इसमें उस बच्चे की कोई भी गलती नहीं है
और तुम डॉक्यूमेंट्स पर साइन क्यों नहीं कर देती। पर वैन उसकी एक नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिन बाइजू को बताती है कि सू की वाइफ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए सू के ऑर्गन्स डोनेट भी नहीं हो सकते। तो बाइजू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सू के मेडिकल रिपोर्ट्स लाकर दे सकती हो, लेकिन जिन इसके लिए साफ मना कर देती है। अब बाइजू उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, तो जिन कहती है कि वो मेरा पेशेंट नहीं बल्कि शैंक का पेशेंट है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। वैसे भी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स कैसे साइन करवाने हैं इस बारे में सोचना चाहिए। जिस पर बाइजू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं वैन से साइन करवा सकता हूँ, लेकिन जिन उसे मना कर देती है क्योंकि वो जबरदस्ती साइन करवाने के बारे में सोच रहा था। तो बाइजू कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, मेरे बगैर तुम मुझसे साइन नहीं करवा पाओगी। और इस बात पर इन दोनों के बीच बैठ लग जाती है। अगले दिन जिन बाइजू के साथ वैन से मिलने जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे साइन करने के लिए फोर्स करती। वैन बिना उसकी बात सुने वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो खुद उस लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो सू के साथ काम करने वाले एक लड़के से हेल्प मांगती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तभी जिन दोबारा वैन के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के ऑर्गन्स 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो वैन उसे कहती है कि ऐसे पर्सन के ऑर्गन्स का क्या फायदा जिसने अपनी ही वाइफ को धोखा दिया हो, और मैं तो ये चाहती हूँ कि उसका इलीगल चाइल्ड हमेशा ब्लाइंड ही रहे। साथ ही साथ वो जिन को वार्न करती है कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद वैन हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर लिन शैंग और जिन तीनों मौजूद थे। उसे यहाँ देखकर जिन इन्हें बताती है कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ये औरत साइन करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। तब डॉक्टर लिन और शैंग उसे एक रूम में ले जाते हैं ताकि वो दोनों उसे कन्विंस कर सके, लेकिन वैन उनकी भी एक नहीं सुनती, बल्कि वो डॉक्टर पर चिल्लाकर यहाँ से चली जाती है। इसी बीच हम बाइजू और यूफैंग को देखते हैं जो कि सू की मेडिकल रिपोर्ट्स लेने आए थे। बाइजू जिन को बहाना बनाकर यहाँ से ले जाता है और यूफैंग शैंग को कन्विंस करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अचानक से वैन जिन को मिलने बुलाती है और उससे पूछती है कि ये मेडिसिन का क्या मामला है और आखिर तुम किस टाइप की मेडिसिन को ढूंढ रही हो। ये सुनकर जिन शॉक हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वैन कहती है कि सू के फोन पर मैंने तुम्हारे कुछ मैसेजेस देखे हैं। जिस पर जिन कहती है कि मैंने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड की थी, लेकिन उसने अभी तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बताया और अब एक्सीडेंट होने के बाद इस केस को किसी और के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तभी जिन उससे पूछती है कि आखिर तुम साइन करने के लिए रेडी क्यों नहीं हो रही हो, और एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ होने के नाते तुम्हें उस लड़की को ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि सू एक धोखेबाज है तो तुम सीनियर ऑफिसर के पास हेल्प के लिए क्यों नहीं गई, और मुझे तो लगता है कि तुम बफरिंग कर रही हो, कुछ तो जरूर ऐसा है जिसे तुम सीक्रेट रखना चाहती हो। इसी बीच वैन उसे वो रेयर मेडिसिन दिखाती है और पूछती है कि क्या तुमने इस मेडिसिन को पहले देखा है, जिसे देखकर जिन शॉक हो जाती है और कहती है कि हाँ मैंने इसे पहले देखा है। अब वैन उसे बताती है कि शायद सू का इस मेडिसिन बनाने वाले के साथ कोई कांटेक्ट है, क्योंकि ये मेडिसिन मुझे सू की जैकेट से मिली थी और साथ ही साथ मेरे पास एक कॉल भी आई थी जिसमें सेलर ने मुझे धमकी देते हुए कहा था कि वो सू के केस की इन्फॉर्मेशन उसे दे दे, वरना वो उसके अडॉप्टेड बेटे को एक्सपोज करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सू की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सुनकर जिन कहती है कि तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो जिन कहती है कि अगर मैं ऐसा करती तो बात हर जगह पर फैल जाती और अब तक तो सब खत्म हो चुका होता। फिर वो उसे साइन करने के बारे में पूछती है तो वैन बताती है कि शायद सू ने वो मेडिसिन खा ली है, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर रही क्योंकि अब उसके ऑर्गन्स किसी काम की नहीं रहे और मैं चाहती हूँ कि वो एक हीरो की तरह मर जाए। जिसके बाद ये केस किसी दूसरे ऑफिसर के पास चला जाएगा और ये सब यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब रात को जिन बाइजू के पास आती है और उसे सू की रिपोर्ट दे देती है, साथ ही साथ वो उसे वैन की कई सारी बातें भी बता देती है। अगले दिन बाइजू को इंटू को ये रिपोर्ट्स देता है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। दरअसल बाइजू को शक था कि सू का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया है। दूसरी तरफ जिन इस केस को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी शैंग उसके पास आती है तो जिन उसे सू के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन शैंग को भी ये केस समझ में नहीं आता। इसी बीच जू भी यहाँ पर आ जाती है और अब ये तीनों मिलकर इस केस को समझने की कोशिश करती हैं। वही क्विंटू उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां पर सू अपने बेटे के साथ आया था। जिसके बाद क्विंटू बाइजू के पास ही सीसीटीवी फुटेज लेकर जाता है और कहता है कि हम इस केस को काफी इजी वे में ले रहे थे, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।